Hello and welcome again to the Rosby Education UPSC. आज again we will be discussing the Indian Express का newspaper और we will do the analysis for 14th of July. आज Friday है और फर्स्ट पेज पे जब हम देख सकते हैं कि जो न्यूज़ है वो फ्लड से रिलेटेड है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो फ्रांस की विज़िट है दैट इज़ इन द न्यूज़ टुडे। तो जो मेन हाईलाइटेड पोर्शन है इट सेज दैट कि इंडिया फ्रांस टाइज स्ट्रॉन्ग, लुक फॉरवर्ड टू रोड मैप फॉर नेक्स्ट 25 years, दैट इज़ बीन सेट बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो फ्रांस की विज़िट पे हैं। तो फ्रांस की विज़िट में इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। 90,000 करोड़ का जो बिज़नेस है वो सब्सिक्वेंटली फॉर्मुलेट होगा। जब होगा फाइनल आउटकम आएगा उसके बाद हम उसका डिस्कस करेंगे। और नीचे आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ही इज़ मिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और इसमें आप देख सकते हो जो हेडलाइंस है, इट सेज कनेक्शन डीपन्स, गवर्नमेंट क्लियर्स 26 राफेल जेट्स, कॉमा 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स। ओके, अब क्या है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है उसने अप्रूव किया है प्रपोजल टू प्रोक्योर 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट नेवी के लिए एंड 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन फॉर द इंडियन नेवी। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होती है। जो मेन न्यूज़ है उसके रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पोर्शन है जो न्यूज़ में रहता है, हमारा एम्फेसाइज वही रहेगा कि वी डिस्कस दैट थिंग सो दैट अगर एग्जामिनेशन में आता है तो वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एंड द फिगर्स। ओके, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होती है? तो डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ अप्रूव्ड कि हमें 26 राफेल जेट्स, 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स और जो फाइटर जेट्स के इंजन्स हैं उनको खरीदने के बारे में फ्रांस के साथ डील के अंदर नाउ दे हैव इनिशिएटेड द एफर्ट्स। इसके अलावा भी प्रीवियसली जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल थी इसने 22,800 करोड़ का जो प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन एंड इक्विपमेंट है उसको अप्रूव किया था। जो मेन फोकस था दैट फोकस वाज ऑन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, राइट। अब वेपन एंड इक्विपमेंट जो अप्रूव होते हैं, जो लेटली अप्रूव किए गए हैं बाय द डीएसी, उसमें थर्मल इमेजिंग नाइट साइट फॉर असॉल्ट राइफल्स, हमारे पास जितनी भी असॉल्ट राइफल्स होती हैं, जैसे इंडियन आर्मी का जो पर्सनल वेपन है वो है इंसास राइफल जिसका एमिनेशन का कैलिबर होता है 5.56 mm। इसके अलावा इंडियन आर्मी में यूज़ होती है AK-47 राइफल एंड AK-208 जो है दैट इज़ इन मेकिंग, जो अमेठी में जिसकी फैक्ट्री जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है एवैक्स जिसको हम बोलते हैं, उसके एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसको भी इसमें डाला गया है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करेंगे, राइट। क्या हुआ था कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो द शॉर्टेज ऑफ सच फोर्स मल्टीप्लायर्स दैट वाज फेल्ट ड्यूरिंग द एरियल एंगेजमेंट विद पाकिस्तानी एयरफोर्स, ठीक है। इसके अलावा जो P-8I लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी का वो इसमें इंक्लूड किया गया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में, जिसका टोटल बजट 22,800 करोड़ है। और ट्विन इंजन हैवी हेलीकॉप्टर्स जो हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इसके अंदर डाले गए हैं, ठीक है जी। अब डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है ये क्या है? दिस इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन फॉर द 3 सर्विसेज। कौन कौन सी 3 सर्विसेज हैं? इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और इसके अलावा इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड भी है। जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो इस काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। जो डीएसी है, it was formed after the group of ministers recommendations on reforming the national security system in 2001 पोस्ट कारगिल वॉर, 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी उसके बाद, ठीक है जी। तो ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसके बारे में आई वांटेड टू टेल यू। तो व्हाट ऑल कंसिस्ट इनटू इट, दिस इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी व्हेन इट कम्स टू the equipment procurement and also the Make in India initiative, right? So this is all about the DAC। अभी यहाँ पे एक और न्यूज़ है, यमुना हिट्स हाई, रिकॉर्ड हाई सेट टू रिसीड। अब क्या है, दिल्ली में जो है वो बाढ़ आ रखी है,
फ्लड्स आ रखे हैं, जितना भी आप फोटो में देख सकते हैं, जो लाल किला है ये पूरा ही सबमर्ज हो रखा है। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है एनडीआरएफ की टीम्स, आर्मी की टीम्स जो हैं, दे आर कंटिन्यूसली इवैक्यूएटिंग पीपल। ठीक है, तो ये जो है यमुना जो है, इसका जो डेंजर लेवल होता है ये उससे ऊपर बह रही है। अभी भी अराउंड 4 मीटर से, आज की डेट में 14 जुलाई की डेट में 4 मीटर से ज़्यादा जो है डेंजर मार्क के ऊपर जो है यमुना में पानी है। बट अभी पानी ने धीरे धीरे रिसीड करना शुरू कर दिया है। जो पानी है ये बहुत ही ऐसा कम होता है कि जहाँ फ्लड आया है वहाँ रुका रह जाए, इट विल कीप ऑन मूविंग। ठीक है जी। नाउ अगली जो न्यूज़ है ये हम लगातार इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3। आज आफ्टरनून में आफ्टर 2:35 अराउंड जो चंद्रयान 3 था दैट इज़ लॉन्च्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये सक्सेसफुली लॉन्च कर तो दिया गया है। इससे पहले दो हमारे चंद्रयान मिशन हुए थे, एक चंद्रयान 1 और एक चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के टाइम पे जो था, हमारी सॉफ्ट लैंडिंग की जो कोशिश थी ऑन द सदर्न पोल, वो जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। अब सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है? देखो, मून के ऊपर जो मिशन थे वो 1959 में शुरू हो गए थे। These have been concentrated in the 1960s and early 1970s with NASA and the Apollo programs. Many countries have now sent probes to moon, but only NASA has sent astronauts. जो हम हमेशा देखते रहते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, ही वॉज द फर्स्ट मैन। ठीक है, 1972 के बाद जो है वो कोई एस्ट्रोनॉट जो है उसकी ना तो वहाँ गया है ना ही पहुँचा है। ठीक है, अब सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? सी, सॉफ्ट लैंडिंग की जो डेफिनेशन है, इट स्टेट्स a soft landing means a controlled landing of a spacecraft in which no serious damage was incurred. This is in contrast to a hard landing, which is a crash landing that either seriously damages or destroys a spacecraft and can be done either intentionally or it can be a soft landing gone awry. All crewed landing on the moon have been soft landing because we have never lost an astronaut there. तो जो नासा के जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट गए थे वो सॉफ्ट लैंडिंग के थ्रू ही उनको जो है अपना लैंड करवाया गया था। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। दिस वाज रिगार्डिंग आर चंद्रयान 3 का जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग। इसके अलावा वे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो इससे जब एक्सप्लेन्ड पेज पे हम पहुंचेंगे, वहाँ पे जो न्यूज़ है वो तो रिपीट होंगी, लेकिन आई हैव मेड दिस थिंग इंश्योर कि आपको नया मटेरियल मिलेगा। ओके, चलो लेट्स विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम विल मूव हेड टू दी नेक्स्ट खबर। तो काफ़ी न्यूज़ जो हैं उसमें आज की जो न्यूज़पेपर में उसमें काफ़ी ऐसी न्यूज़ हैं जो अपना इम्पोर्टेंट, जो चलो आई विल से नहीं है, बट सब्सिक्वेंट पेजेस में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड मटेरियल। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है आप देख सकते हैं, 2 वुमेन ड्यूब्ड ऑफ ₹9 लाख बाय साइबर फ्रॉडस्टर। आप आए दिन ये चीज़ें सुनते रहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी वायलेशन हो गई है, किसी ने किसी के बैंक अकाउंट में ब्रीच किया है, पैसे लूट लिए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो रोज़ रोज़ हो रही हैं। ठीक है, फर्स्टली हम चलते हैं इसकी स्टैटिक पोर्शन की तरफ कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, सो साइबर सिक्योरिटी इज़ अ प्रोटेक्टिव साइबर स्पेस इंक्लूडिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, infrastructure from attack, damage, misuse and economic espionage। ठीक है जी, ओके। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 70 ब्रैकेट में 1 ऑफ द इन IT एक्ट। ठीक है, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज डिफाइंड एज अ कंप्यूटर सोर्स द इनकैपेसिटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ विच shall have impact on the national security, economy, public health और safety, right? Okay. अब आते हैं कि साइबर फ्रॉड क्या होता है। तो साइबर फ्रॉड जो होता है ये एक क्राइम है जो कि कमिट किया जाता है एक कंप्यूटर के वाया। ठीक है, विद द इंटेंट टू करप्ट अनदर इंडिविजुअल्स पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि विच इज़ स्टोर्ड ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें जो है साइबर फ्रॉड में आती हैं। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रॉड एंड इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं दे हैव टू बी विजिलेंट एंड प्रोटेक्ट देयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉडस्टर्स। ठीक है, ओके, अभी हम आगे चलते हैं। अब क्या है
इसकी एक हेल्पलाइन जो है वो एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसको हम I4C बोलते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उसने एक हेल्पलाइन इसकी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके, सभी मेजर बैंक्स के साथ मिलके, पेमेंट बैंक्स के साथ, वॉलेट्स के साथ मिलके जो है शुरू की है। ठीक है जी। अब आगे है कि इसका जो है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, इसमें क्या क्या है। द स्कीम जो है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इट वाज अप्रूव्ड इन अक्टूबर 2018 to deal with all types of cyber crimes in a comprehensive and coordinated manner। ठीक है जी। ओके। अब इसमें अगर हम देखें कि इसके अलावा अदर इनिशिएटिव क्या है साइबर क्राइम को से बचने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले है ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018। ठीक है जी। ये रिकमेंडेशन दी थी जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी ने। ठीक है जी, इसको याद रखिए आप। साइबर स्वच्छता केंद्र हैं, जो साइबर स्वच्छता केंद्र हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। साइबर स्वच्छता केंद्र जो है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। ये आते किसके अंदर हैं? ये मेती के अंदर आते हैं। मेती मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी आगे आते हैं, एक इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, जिसको सर्ट इंडिया बोलते हैं, SCERT इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन इट कम्स अंडर मैती with the objective of securing Indian cyberspace. It is the nodal agency basically which deals with cyber security threats like hacking and phishing. Okay, phishing, right? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब आगे जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है इसी के रिलेटेड, उसमें क्या क्या है, उसमें देखो, एक ना काउंसिल ऑफ यूरोप है, काउंसिल ऑफ यूरोप्स साइबर क्राइम कन्वेंशन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन कभी अगर आ जाए मैच दी कॉलम्स में, तो बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है जो साइबर क्राइम के साथ रिलेटेड है। ठीक है, इट इज़ द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम। इट कोऑर्डिनेट्स साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस बिटवीन नेशन स्टेट्स एंड क्रिमिनलाइजेस सर्टन साइबर क्राइम कंडक्ट। तो ये सिग्नेचर के लिए 2001 में ओपन हो गई थी और 2004 में इट केम इनटू फोर्स। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें, इंडिया जो है इसका इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इंडिया रिसेंटली वोटेड इन फेवर ऑफ अ रशियन लेड UN रेजोल्यूशन टू सेट अप अ सेपरेट कन्वेंशन। ठीक है, बट इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है जी, ओके। अब हमने सर्ट इन की बात की है ना। सर्ट इन है क्या? सर्ट इन की फुल फॉर्म आपको मैंने पहले बता दी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ये जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, जो अगेन वही नोडल एजेंसी है हैकिंग और फिशिंग के खिलाफ काम करने के लिए। और ये जो है इट प्रोवाइड्स इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स सर्विसेज एज वेल एज सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया सर्टिन हमारा, कि सर्टिन में क्या है। अब इसकी ज़रूरत क्या है? देखो, जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेन करना, मेंटेनिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा यूज़र के जो राइट्स हैं ये उसको एड्रेस करती है। ठीक है, चलो इसमें और आगे देख लेते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में अगर हम देखें तो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव है, साइबर स्वच्छता केंद्र हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। देन इसमें नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है। उसके बाद IT जो एक्ट है 2000 वो है, और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 है। ठीक है जी। तो ये सर्टिन जो है ना, ये सर्टिन इसमें जो जितने भी साइबर क्राइम्स हैं उनको मॉनिटर करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, ये सारा इसका काम है। चलो लेट्स मूव हेड, अभी आगे चलेंगे। फ्लड्स ने तो काफ़ी हाल ख़राब कर ही रखा है, लेकिन फिर भी देर आर मोर अदर डेवलपमेंट्स विच इज़ हैपनिंग पैन इंडिया एंड ऑल्सो इन दी एंटायर वर्ल्ड ऑल्सो। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो वी फाइंड गुड अमाउंट ऑफ मटीरियल। ठीक है, ओके। अभी एक ये न्यूज़ है कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है इट अडॉप्ट्स अ रेजोल्यूशन ऑन मणिपुर, इंडिया टर्म्स इट अनएक्सेप्टेबल। तो बेसिकली हुआ क्या है कि एक यूरोपियन पार्लियामेंट है, इसने एक मोशन अडॉप्ट किया है।
ठीक है, ऑन दी ह्यूमन राइट सिचुएशन इन मणिपुर, ठीक है ना, ऑन दी ईव ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फ्रांस में गए हैं तब। ये जो रेजोल्यूशन है ये क्या बोलता है? रेजोल्यूशन देखो, यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली दे आर व्हाट, क्रिश्चियन कंट्रीज, राइट? ओके, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मणिपुर की जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें बेसिकली जो है वो दो रिलीजन है उसमें। एक तो है हिंदूज जिनको हम मैतेई बोलते हैं जो कि वैली में रहते हैं, और जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं ना वो सारे मोस्टली क्रिश्चियंस हैं। जो नागा हैं दे ऑल आर क्रिश्चियंस, जो कुकी हैं दे ऑल आर क्रिश्चियंस। इनकी आगे सब कास्ट हैं, दैट इज़ आई थिंक नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल, बट दे ऑल आर अपना क्रिश्चियंस। आई हैव पर्सनली विजिटेड, अगर आप कभी किसी नागा विलेज में जाओगे इन 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 द रिमोट एरियाज ऑफ द हिल्स ऑफ मणिपुर, तो आप देखोगे एवरी सिंगल विलेज इज़ हैविंग अ सिंगल चर्च विच इज़ एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो जो चर्च में जो डिसीजन दे दिया है तो पूरा जो विलेज है उसको वो मानना पड़ेगा। अच्छा, इनके गांव में क्या होता है, इनके गांव में ना हेडमैन होता है, जैसे हमारे सरपंच होते हैं ना, हमारा सरपंच इलेक्टेड होता है, लेकिन नागा गांव में आप जाओगे तो उनके जो सरपंच होते हैं दे आर नॉट इलेक्टेड। उनमें क्या होता है, इनके गांव का जो हेडमैन होता है ना वो हेरिडिटरी होता है, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम में ना उन्होंने जो गांव का मेन जो हेडमैन होता था ना उसको बोला था कि नाउ बेटे का अपना बाप का बेटा वो जो है वो अपना आगे हेडमैन बनता रहेगा, ठीक है। अगर उसका बच्चा नहीं है तो वो नॉमिनेट भी कर सकता है। तो एक ना इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं दाऊजी। जो दाऊजी इंस्ट्रूमेंट है ना वो हमेशा उनके पास रहता है, जिस पे लिखा हुआ है कि कौन से परिवार का जो आदमी है वो हेडमैन है। और वो जो है ना वो एक गोल्ड के एक ऐसे लेटर होता है, इधर इट इज़ रिटन ऑन जो बड़े जंगल में हमें पत्ते मिलते हैं उस पर लिखा होता है, यहाँ पर एक नॉर्मल पेपर होता है, बट ये ना गोल्ड में फ्रेम होता है, ठीक है ना। गोल्ड के अंदर ये फ्रेम होता है। अभी वो संगोल था ना काफ़ी न्यूज़ में, तो ये कुछ वैसा ही है ना, गोल्ड के उसमें। और वो हमेशा जो है गांव के अंदर नहीं रहता, वो जनरली सेफ जगह पे रखा गया होता है। ओके चलो, दैट वाज ओके। नाउ यूरोपियन पार्लियामेंट जो है इन्होंने जो है बात कर रहे हैं वहाँ के क्रिश्चियंस की। तो दिस थिंग इज़ लेस रिसर्च्ड एंड दिस हैज़ बीन आई मीन टॉक्ड विदाउट एनी बेसिस, ठीक है ना, कि वहाँ पे कंडीशन क्या है। कि आप आए दिन देखोगे कि कभी जो कुकी लोग हैं वो मणिपुरी जो गांव है उनके ऊपर अटैक करके 10-12 बंदे उनके जो है वो उनको मार देते हैं। या फिर अगर ये हैं मणिपुरी जो हैं वो कुकियों के मार देते हैं, स्नाइपर से बच्चों को मारा जा रहा है। तो जो कंडीशन जो है ना वो 1-to-1 सिचुएशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे थिंग्स आर वेरी बाइस्ड, ठीक है ना, पीपल आर लिविंग इन वेरी हार्मनी। बट प्रॉब्लम इज़ दैट आर बॉर्डर इज़ वेरी पोरस विद बर्मा, देर इज़ नो फेंसिंग, इट इज़ ए कंटिन्यूएशन ऑफ लैंड। वहाँ से कोई भी कभी भी अंदर आ सकता है। एंड ट्रस्ट मी, टेरेन इज़ सो बैड कि आप कभी भी उसको कॉन्कर नहीं कर सकते। जो उनके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, यू वॉन्ट बिलीव, जो कुकीज़ हैं उनके 35 से ज़्यादा रजिस्टर्ड ग्रुप्स हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँगा उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस मणिपुर का जो इशू चल रहा है, कि जो कुकीज़ हैं ना वो पहले जो है वो इंसर्जेंट्स जो है काउंट किए जाते थे, लेकिन अभी जो हैं दे आर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ दे आर इन सू SOO, दैट स्टैंड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। तो उनके डेजिग्नेटेड कैंप्स हैं, ठीक है ना। मणिपुर के अंदर एक हिल टॉप होता है, उसके ऊपर उनका पूरा कैंप बना है, वहाँ वो यूनिफॉर्म में रहते हैं, वेपन रखते हैं। यस, दे आर नॉट अलाउड कि तुम बाहर निकलो वेपन के साथ, यूनिफॉर्म में, एक्सटॉर्शन नहीं करनी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब तक पूरा रेजोल्यूशन नहीं मिल जाता किसी भी प्रॉब्लम का, तो दे आर ऑथराइज कि तुम अपना कैंप चला सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जो NSCN IM है, इसाक एंड मुइवा, वो भी जो है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस में है नागालैंड में। मणिपुर में नहीं है, लेकिन मणिपुर में भी वो रहते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा, बिकॉज सी जो विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड्स है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जो आप कभी भी ऐसी न्यूज़ नहीं सुनोगे, जब भी कभी कुछ होता है तो बड़ा ड्रास्टिक हो जाता है, उसमें भी कुछ लूप्स होते हैं, इसीलिए होता है। अदरवाइज ओके, नेवरदलेस ये काफ़ी अंदर की चीज़ें हैं।
तो बेसिकली उन्होंने इसको सपोर्ट किया है कि क्रिश्चियन, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस की हालत ही ख़राब है, सब एवरीबडी इज सफरिंग देयर, राइट। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, अब ये जो नया न्यूज़ है, अगला न्यूज़ है, दिस दिस सेज दैट हाई टाइम पार्लियामेंट टुक नोट ऑफ एज ऑफ कंसेंट अक्रॉस ग्लोब। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बात करी है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कि ये एज जो एज ऑफ कंसेंट होती है, इसमें है क्या ये, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट जो थी ये अभी न्यूज़ में आई है, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू है पोक्सो एक्ट। अब पोक्सो एक्ट क्या है? पोक्सो एक्ट जो होता है दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये कौन से साल का एक्ट है? 2012 का। अब पोक्सो एक्ट है क्या है? ये बताता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन जो 18 साल से कम एज का है, ठीक है ना, उसके जो वेलफेयर के लिए जो मैटर है, दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एट एवरी स्टेज, दैट इज़ टू इंश्योर द हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। जो पोक्सो एक्ट है ये डिफाइन करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूडिंग पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट एज वेल एज सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा इट डीम्स अ सेक्सुअल असॉल्ट टू बी एग्रीवेटेड अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेज सच एज व्हेन द अब्यूज चाइल्ड इज मेंटली इल और व्हेन द अब्यूज इज कमिटेड बाय अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी लाइक अ फैमिली मेंबर, पुलिस ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर, ठीक है ना, तो उसको भी ये कवर करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो कास्ट द पुलिस इन द रोल ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्टर्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ठीक है ना। ये जो एक्ट है ना ये स्टिपुलेट्स करता है कि अ केस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 ईयर, 1 साल में ये खत्म होना है, ये एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब से भी ऑफेंस रिपोर्ट हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर इट हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है ना। और ये पोक्सो एक्ट जो था इट वाज अमेंडेड इन अगस्त 2019 टू प्रोवाइड मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी फॉर सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट द चिल्ड्रन, ठीक है। अब एज ऑफ कंसेंट क्या है? जब पोक्सो एक्ट जो है वो इट क्रिमिनलाइजेस ऑल सेक्सुअल एक्ट्स अमंग दोज अंडर 18 ईयर्स regardless of whether consent is present factually among the minors, because the presumption of the law is that there is no consent in the legal sense among those below 18 years, ठीक है। अब 18 साल से नीचे है तो कंसेंट है या नहीं है, दैट एक्ट डज नॉट कवर दैट थिंग, ठीक है। अब इसमें ना इशू बहुत हैं कि एज ऑफ कंसेंट जो है उसमें इशू क्या है। देखो मोटी मोटी बातें ये हैं कि जो ये ना एक्ट इट इंस्ट्रूमेंट टू साइलेंस और रेगुलेट अ कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है, इसको वी कैनॉट डिनाई दैट फैक्ट। और क्या है, अब ये ना डी सेक्शुअलाइज करता है माइनर गर्ल्स को। द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द टीनेज सेक्सुअलिटी हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस सिंस द colonial टाइम्स, है ना। द एज ऑफ कंसेंट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द 10 to 12 to 14 to 16 एंड फाइनली 18 years बाय 2013 अमेंडमेंट, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कन्फॉर्मिटी विद द देन न्यूली लेजिस्लेटेड पोक्सो एक्ट, ठीक है जी। और क्या इशू है इसके साथ? और इसमें क्या है कि जो बर्डन्स है ना कोर्ट्स का, ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस चल रहे हैं तो ये ओवर बर्डन कर रही है कोर्ट्स को, ठीक है। नाउ ये जो है विक्टिम की जो प्राइवेसी है उसको भी अंडरमाइन कर रहा है, तो क्योंकि एमटीपी आ गया है ना, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है दे क्रिएट अ कम्प्लेक्स सोशियो लीगल वेब दैट डिप्राइव्स द माइनर गर्ल्स ऑफ द राइट्स ऑफ डिग्निटी। पता चल जाएगा तो आई मीन दैट हमेशा ये जो फैक्टर है ये हमेशा रहता है अबाउट द लिबर्टी, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उनकी जो प्राइवेसी है उसको अंडरमाइन करता है, ठीक है ना। अब ये जो इशू है ना ये मतलब कि ग्रे एरियाज में हमेशा चलता रहता है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड जजमेंट थी एक धर्मेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, है ना। तो रिसेंटली जो कर्नाटका हाई कोर्ट भी है वाइल डिसमिसिंग ए केस फाइल्ड अंडर द पोक्सो, it said that law commission of India will have to rethink the age of consent of adolescents, ठीक है। ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला है। कोर्ट ने ये भी बोला है कि जी जो एस्पेक्ट है ऑफ कंसेंट ऑफ अ गर्ल ऑफ 16 ईयर्स बट हु इज़ बिलो 18 ईयर्स वुड हैव टू बी कंसीडर्ड इफ़ इट इज़ इंडीड एन ऑफेंस अंडर द पोक्सो। तो ये उसकी रिकमेंडेशन है कर्नाटका हाई कोर्ट की लॉ कमीशन को लिए, ठीक है।
तो ये कुछ इशू थे इसके लिए आई थॉट कि आपको एक बार बता दूं। आई होप आपको इसका समझ आ गया होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई वुड रिक्वेस्ट आप नोट करते रहें, सो दैट आपके लिए एक रेडी रेफरेंस के लिए हमेशा ये तैयार रहें। ओके, आगे एक न्यूज़ है, असम प्लान्स बिल ऑन बैन पॉलीगैमी से हिमंता बिस्वास। ये जो हैं असम के सीएम हैं, तो इन्होंने बोला है कि ये प्लान कर रहे हैं कि पॉलीगैमी जो है उसको बैन करने के लिए एक बिल लेके आ रहे हैं। चलो, अब क्या है, अब पॉलीगैमी जो होती क्या है, ठीक है। पॉलीगैमी जो है ये दो वर्ड्स की बनी है, पॉली जिसका मतलब होता है मैनी, एंड गैमोस जिसका मतलब होता है मैरिज, यानी कि बहुत सारी शादियाँ। तो एज अ रिजल्ट पॉलीगैमी जो है इट रिलेट्स टू दी मैरिज दैट आर सेवरल, है ना। नाउ पॉलीगैमी जो है दिस इज अ मैरिज इन विच अ स्पाउस ऑफ ईदर सेक्स मे हैव मोर देन वन मेट एट द सेम टाइम, ठीक है। नाउ ट्रेडिशनली पॉलीगैमी जो है मेनली द सिचुएशन ऑफ अ मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ वाज प्रैक्टिस वाइडली इन इंडिया। अगर आप हिस्ट्री आपने, आई एम वेरी श्योर आप सबने पढ़ी होगी, तो आप पॉलीगैमी के हमेशा देखते ही रहोगे। इवन मुगल एम्पायर में भी देखोगे, एंड उससे पुराने जो मीडिएवल टाइम्स हैं या एंशियंट टाइम्स हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि पॉलीगैमी जो है वाइडली प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, इसने इस एक्ट को, इस जो प्रैक्टिस है इसको आउटलॉ किया था, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट 1954, डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद जो स्पेशल मैरिज एक्ट है अगेन 1954 का, हिंदू मैरिज एक्ट 55 का है, ये 54 का है। तो 1954 वाला जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये दिस अलाउज द इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म इंटर रिलीजियस मैरिजेस बट इट फॉरबिड्स पॉलीगैमी, ठीक है। पॉलीगैमी कहीं भी अलाउ नहीं की हुई। ये जो एक्ट है ना, इट हैज़ बीन यूज्ड बाय मैनी मुस्लिम वुमेन टू हेल्प देम स्टॉप प्रैक्टिसिंग पॉलीगैमी। कौन सा वाला, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक है। अब जो पॉलीगैमी होती है इसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है पॉलीजाइनी, पॉलीजाइनी इट इज़ द मैट्रिमोनियल स्ट्रक्चर इन विच अ मेल इंडिविजुअल हैज़ नंबर ऑफ वाइफ्स, ठीक है। जो राजे होते थे, एम्परर्स होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उनके पास काफ़ी वाइफ्स होती थी। दूसरा होता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री क्या होता है, जिसमें फीमेल हैज सेवरल हस्बैंड्स, ठीक है। नेवरदलेस दिस कैन बी एन एक्सट्रीमली अनकॉमन अकरेंस, है ना। एक होती है बाईगैमी। बाईगैमी में क्या होता है, when one is already married additionally, the marriage continues to be valid, then married with someone else is known as bigamy, plus the person committing this will be called bigamist, ठीक है। ये तीन टाइप की होगी। पॉलीजाइनी जो आदमी, एक आदमी ज़्यादा शादियाँ करता है, पॉलीएंड्री जो औरत ज़्यादा शादियाँ करती है, बाईगैमी जो मैरिड मैन है वो उसके अपना कंटिन्यू रहती है, वैलिड रहती है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो इंडिया में प्रिवेलेंस है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, 5th 2019-20 में हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसने बोला है कि प्रिवेलेंस ऑफ पॉलीगैमी वाज 2.1% अमंग क्रिश्चियंस, 1.9% अमंग मुस्लिम्स, और 1.3% अमंग दी हिंदूज, और 1.6% अमंग दी अदर रिलीजियस। तो सबसे ज़्यादा किसमें, क्रिश्चियंस में 2.1%, उसके बाद मुस्लिम्स 1.9%। जो डाटा है ना वो शो करता है कि हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ पॉलीजेनियस मैरिज इट वाज इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स विद ट्राइबल पॉपुलेशंस, ठीक है। ओके, उसके बाद एक लिस्ट जो थी 40 डिस्ट्रिक्ट्स की विद द हाईएस्ट पॉलीगैमी रेट्स वाज डोमिनेटेड बाय दोज विद हाई ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ट्राइबल एरियाज में ये जनरली ये प्रैक्टिस जो है देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलती है इंडिया में, ठीक है जी। ओके, अब वेरियस रिलीजियस लॉस हैं जो मैरिज के साथ जो है वो रिलेटेड हैं। एक तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाला हो गया, वो पॉलीगैमी को रिस्ट्रिक्ट करता है। उसके बाद अंडर सेक्शन 11 एक्ट विच स्टेट्स दैट polygamous marriage are void, the act cautiously mandates monogamous से relationships। इसी एक्ट का जो अंडर सेक्शन 11 है, ठीक है। when someone performs it they are punished under section 17 of the very same act as well as the section 494 495 of the IPC। IPC कब का है, ओके कमेंट्स में अगर आप बता सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। यू शुड नो दैट इंडियन पिनल कोड कब आया था, ठीक है। ओके,
उसके बाद चलेंगे आगे। अब पारसी जो हैं उनकी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट होता है 1936, ठीक है ना, उसने 1936 में ही आउटलॉ कर दिया था बाईगैमी को, ठीक है। मुस्लिम्स में क्या होता है, दी कॉजेज अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, शरीयत जिसको बोलते हैं, 1937 का है ये, याद रखिए, ये आ सकता है पेपर में। अलग अलग लॉज हैं और उनका टाइमलाइन है कब हो सकता है, ठीक है, 1955, 54, देन 1936, देन 1937, है ना। आप दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड आई मीन रिमेंबर इट। तो जो शरीयत है 1937, इट वाज एज कंस्ट्रूड बाय दी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, है ना, ये जो जितने मुस्लिम हैं इंडिया में उनके ऊपर अप्लाई करता है। इसमें पॉलीगैमी जो है ना, दैट इज़ नॉट prohibited in Muslim legislation because it is recognized as a religious practice, ठीक है ना, hence they tend to preserve and practice it. It is nevertheless clear that if this method is determined to violate the constitution's basic rights, ठीक है ना, never determines that, तो ये उसका इन केस ऑफ मुस्लिम्स होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ जजमेंट थी, जैसे प्रियंका दयाल वर्सेस के देवी एंड अदर्स 1996, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया था कि मोनोगैमस रिलेशनशिप जो होते हैं दे वर द स्टैंडर्ड्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ हिंदू सोसाइटी। पॉलीगेमी वाज नॉट अलाउड टू बिकम अ पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। उसके बाद एक स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारसू अप्पा माली 1951 में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद जावेद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स हुआ था। तो ये सारी जजमेंट्स जो हैं इसके रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये पॉलीगैमी के रिलेटेड ये चीज़ें हो गई। अब कौन कौन सी कंट्री में पॉलीगैमी लीगल है, चलो ये भी जान लेते हैं। तो पॉलीगैमी जो है ना, ये परमिसिबल है एंड लीगली एक्सक्लूसिवली फॉर मुस्लिम्स इन नेशंस सच एज इंडिया में, सिंगापुर में और मलेशिया में मुस्लिम्स के लिए लागू है। और पॉलीगेमी जो है ना, इट इज़ स्टिल रिकग्नाइज्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन नेशंस सच एज अल्जीरिया, इजिप्ट एंड कैमरून, ठीक है ना। यहाँ अभी भी पॉलीगेमी जो है वो स्टिल लीगल है। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये काफ़ी देर से आपने देखा होगा, लास्ट वीक भी ये न्यूज़ में था, जिस जो अस्पार्टेम है जो, दैट वाज इन न्यूज़, है ना। तो इसमें इशू ये था कि इसको डिक्लेयर डब्ल्यूएचओ ने कर दिया था कि दिस इज़ कार्सिनोजेनिक, दैट मीन्स इट कॉजेज कैंसर, है ना। अब क्या है, आज की न्यूज़ में बोला है कि जो डब्ल्यूएचओ है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनकी कमेटी कैटेगराइज आर्टिफिशियल स्वीटनर अस्पार्टेम एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, ठीक है। एक कमेटी बोलती है कि ये है, दूसरी बोलती है कि जो करंट लेवल है ना कंजम्पशन का वो नहीं, हार्मफुल नहीं है। चलो ये तो चलता रहेगा, लेकिन अभी हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं वो है क्या, ठीक है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना जो, वो ना शुगर के सब्स्टिट्यूट होते हैं, जो नेचुरल शुगर्स के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। These sweeteners are chemically synthesized and provide a sweet taste without the high calorie content of regular sugar। आपने सुना होगा डाइट कोक ले लो, बड़ा गंदा सा टेस्ट आता है उसका, लेकिन स्टिल वी थिंक कि हाँ नहीं यार इसमें कैलोरीज नहीं है, तो दैट मस्ट बी गुड फॉर द हेल्थ। बट उसमें जो है, जो डब्ल्यू का रवैया है, दे आर सेइंग कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, दिस पॉसिबली बी कार्सिनोजेनिक, ठीक है। नाउ दे आर कॉमनली यूज इन वेरियस फूड्स एंड बेवरेजेस, डाइट सोडा हो गए, शुगर फ्री डेजर्ट्स हो गए, लो कैलोरी स्नैक्स हो गए, तो इन सब में ये यूज़ होते हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अस्पार्टेम तो हमने सुना है, इसके अलावा ना सेशरीन होता है, ठीक है, ए सल्फेम पोटेशियम होता है, सुक्रालोस होता है, नियोटेम, एडवांटेम, ये जो है ना, ये सारे इसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उसमें आते हैं, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट हो जो होते हैं, जो हम कई बार सुनते रहते हैं कि वेट मैनेजमेंट में, डायबिटीज़ कंट्रोल में, टूथ डिके में, ये चीज़ें जो है ये हेल्प करता है ना, ब्लड शुगर वगैरह कंट्रोल करने में, है ना। इसमें सब ज़ीरो कैलोरी कंटेंट होता है, मिनिमल इम्पैक्ट ऑन ब्लड शुगर लेवल, है ना, नॉन फर्मेंटेबल नेचर एंड एब्सेंस ऑफ फिनाइलानीन। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है जो इसकी कंट्रोवर्शियल हेल्थ इफेक्ट्स हैं, उसमें ये बोलते हैं कि ये ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को इंक्रीज़ करता है, और गट जो माइक्रो बायोटा होता है ना उसको डिस्टर्ब करता है। होता क्या है वो, उसमें होता क्या होता है, उसमें क्या है कि ये ना आपकी जो गट बैक्टीरिया होता है ना, इट प्लेस विद इट, तो उससे आपकी ना जो डाइजेशन है ना उसको ये हिंडर करता है। तो नाउ एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर डाइजेशन, है ना। इफ़ योर डाइजेशन इज़ नॉट गुड, दैट मीन्स यू आर गोना हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना।
डाइजेस्टिव इश्यूज इससे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये बेसिकली वही है आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में। एस्पार्टेम हो गया और बाकी जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी WHO की जो रिपोर्ट बोलती है ना, वो बोलती है कि शॉर्ट टर्म यूज़ में रिजल्ट इन वेट लॉस एंड रिड्यूस्ड बॉडी मास इंडेक्स, बट लॉन्ग टर्म कंजप्शन जो है ना ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर, इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद वेट गेन। सी, अब इसका उल्टा इफेक्ट भी हो रहा है, अगर ज़्यादा देर तक यूज़ करोगे तो इट मे हैपन, ठीक है। तो इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ का भी खतरा हो सकता है आर्टिफिशियल स्वीटनर से। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकते हैं इंक्लूडिंग स्ट्रोक एंड हाइपरटेंशन एंड प्री टर्म बर्थ। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, डाइट कोलास हैं, ज़ीरो कैलोरी बोल के जिसको बेच रहे हैं, ये सारे इसका वो हैं। इंटेंस स्वीटनेस ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है, दैट कैन ऑल्टर द टेस्ट परसेप्शन ऑल्सो, मेकिंग नॉर्मल स्वीट सीम लेस स्वीट एंड पोटेंशियली लीडिंग टू कार्विंग फॉर द मोर शुगरी फूड। तो ये चीज़ें हैं या इसके रिलेटेड, ठीक है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर में अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि वन कमेटी जो है दैट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ कार्सिनोजेनिक एंड द अदर इज सेइंग दैट दिस कंजम्पशन इज़ नॉट हार्मफुल, जो करंट लेवल है उसके हिसाब से, ठीक है। ओके, चलो अभी आगे अगले आर्टिकल के ऊपर हम जो मूव करते हैं। दिस आर्टिकल जो है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी आर प्रीलिमिनरी फोकस्ड। तो जो इनका जो एडिटोरियल पेज है ना, इसमें जो कवर होगा ना, मैं उसको ऑलरेडी यहाँ तो कवर कर चुका हूँ, या फिर मैं उसको इतना डिटेल में कवर करूँगा कि आपको किसी की लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये जो आर्टिकल है, दिस इज़ ऑन यूसीसी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट यूसीसी। टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने यूसीसी के सारे नोट्स शेयर कर रखे हैं, ठीक है ना। तो बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये टू मून विद लव जो हमारा चंद्रयान 3 जा रहा है, हमने पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, आज भी करेंगे, ठीक है ना। बेस्टाइल डे जो 3 दिन से हम कर रहे हैं, बेस्टाइल डे परेड जो फ्रांस में हो रही है, पेरिस में, जहाँ मिस्टर मोदी गए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन दिस इज़ हाइडिंग बिहाइंड कंसेंट, जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये भी इसको हम आगे जाके अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, जो करंट में चल रहा है उसके रिलेटेड ही हैं, क्योंकि हम प्रीलिमिनरी फोकस्ड हैं, तो वी विल डिस्कस ओन दी फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। ओके, नाउ रशिया, ये वर्ल्ड पेज में जो एक न्यूज़ है, दिस इज़ रशिया's मिलिट्री लीडरशिप बिट्रेड इट्स सोल्जर्स फाइटिंग न्यूक्लियर। जो एक रशिया के जनरल हैं जिनका नाम है मेजर जनरल इवान पोपोव, उन्होंने बोला है ये कि जो हमारे जनरल्स थे ना, टॉप ब्रास था, उन्होंने अपने बंदों को जो है ना, वो उनको बिट्रे किया है, मतलब कि दे वर नॉट गुड लीडर्स, देयर लीडरशिप वाज नॉट गुड, है ना। दे डिड नॉट लेड फ्रॉम द फ्रंट। तो उसमें इन्होंने देखा है कि हुआ क्या है ना। जो पेपोव हैं, ही हैड फ्लैग्ड लैक ऑफ काउंटर आर्टिलरी सिस्टम इन साइट इनटू एनिमी वेपन्स। तो इन्होंने जो जनरल पपोव हैं, इन्होंने बिल्कुल इंसाइट दिया है कि कहाँ कहाँ प्रेपरेशन जो रशिया की थी अगेंस्ट द यूक्रेन, उसमें कहाँ कहाँ लूप होल्स थे। एंटी आर्टिलरी जैसे एक वेपन लोकेटिंग रडार्स होते हैं, WLR बोलते हैं, वो नहीं थे, जहाँ थे तो दे वर नॉट ऑन दी सूटेबल प्लेसेस, है ना। और जो लीडरशिप थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टैंडर्ड्स नहीं थे उनके, तो ये सारा उन्होंने निकाल के बाहर आए हैं। तो in addition to that article, there is one small article also which states Wagner surrendering arms, डिफेंस मिनिस्ट्री। अब वैगनार ग्रुप आपको पता है क्या होता है ना, तो हम पहले वैगनार ग्रुप के बारे में पता करेंगे, है ना। अब डिफेंस मिनिस्ट्री बोल रही है रशिया की कि अभी उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने पहले कूप कर दिया था अगेंस्ट द पुटिन। तो वैगनार ग्रुप होता क्या है? तो वैगनार ग्रुप जो है ना, ये रशिया का ना एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। इट स्टेज अ शॉर्ट लिव्ड म्यूटनी अगेंस्ट द कंट्री, अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल, अनप्रेसिडेंटेड था, इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस लेके आ गया था ये एक बार तो। लेकिन समहाउ रशिया ने बोला है कि दे आर एबल टू अपना ओवरकम दैट प्रॉब्लम, ठीक है। चलो देखते हैं ये होता क्या है वैगनार ग्रुप। जो वैगनार ग्रुप है ना, वैगनार ग्रुप में इन्हें PMC वैगनार भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज PMC वैगनार। दिस इज़ अ रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। 2014 में इसको फाउंड किया गया था। वैगनार एट इट्स पीक हैड 50,000 मर्सनरीज। अब होता क्या है कि ये ना बहुत पुरानी टैक्टिक्स है। इफ़ यू हैव रेड अबाउट World War II, तो आपने कुछ ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे जहाँ पे परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए ना बहुत सारे ऐसे लोगों को यूज़ किया जाता था जो प्रिजनर्स थे, दूसरी कंट्री के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो ड्रगिस्ट थे,
जो लोग क्रिमिनल्स थे उनको यूज़ किया जाता था, एंड फाइनली जो भी रिजल्ट मिलता था ना, दे वर सेंट इनटू द वॉर। तो वैगनर ग्रुप उसका रिफाइंड एक कंसेप्ट है। इसमें ये क्या करते हैं कि जो सब्सिक्वेंट ईयर्स में अलग अलग सरकारों ने जिन जिन लोगों को भी क्रिमिनल बता के या वर्किंग अगेंस्ट दी गवर्नमेंट बता के जेल जूल में डाला हुआ था, उनको ना विद द बैक ऑफ पुटिन आइल से, और जहाँ विद द बैक ऑफ द करंट रिजाइम इन दी रशिया, उन्होंने इसका ना एक ग्रुप बनवाया विद देयर सपोर्ट, बिकॉज एक कंट्री के अंदर रह के यू कैनॉट मतलब ये इतना बड़ा ग्रुप बना नहीं सकते विच इज़ आर्म्ड, ठीक है ना। अब ये बन गया है। अब इसकी ना 50,000 से ज़्यादा मर्सनरीज हैं। आपने अगर सुना होगा कि अफ्रीका की जो डायमंड माइंस है ना, वो पूरी की पूरी इनके द्वारा जो है हैंडल की जाती हैं, वैगनार ग्रुप के द्वारा, ठीक है। इनमें प्रिजनर्स होते हैं, ये यूक्रेन में इनको फाइट के लिए भेजा हुआ है। ये जो ग्रुप है ना, इट हैज़ ऑपरेटेड फॉर ईयर्स ऑन द बैटल फील्ड इन द मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ये हर जगह प्रेजेंट है। अगर आप साउथ अमेरिका की बात करें, ये वहाँ भी प्रेजेंट हैं। रिसोर्स रिच एरिया में यू विल फाइंड सच ग्रुप्स। अदर कंट्रीज दे ऑल्सो डू हैव सच ग्रुप्स, बट वैगनार जो है ये काफ़ी लाइमलाइट में रहा है, ठीक है जी। ओके, तो ये था अबाउट रशिया का वैगनार ग्रुप के बारे में, है ना। अभी आगे जो है वर्ल्ड पेज पे ना एक न्यूज़ है, नॉर्थ कोरिया ने ना एक अपनी लेटेस्ट इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको अपना ये किया है, टेस्ट किया है। तो इसका नाम जान लेते हैं। इसका नाम है हवासोंग 18। हवासोंग 18 एक आईसीबीएम है, ठीक है ना। जो हासोंग 18 है ना, इट इज़ द नॉर्थ कोरिया से फर्स्ट आईसीबीएम टू यूज सॉलिड प्रोपेलेंट which can allow faster deployment of missiles during a war and it was first flown in April। तो ये ना सॉलिड प्रोपेलेंट पे काम करती है। इससे क्या होता है कि इसकी ना मोबिलिटी बढ़ जाती है। जो लिक्विड प्रोपेलेंट पे यूज़ करते हैं जिसको, उसकी मोबिलिटी बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है। तो इसमें जल्दी मोबिलिटी होगी तो कहीं भी इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो जो जो एंटी मिसाइल जो वेपन्स यूज़ करेंगी दूसरी कंट्रीज, उससे इसको बचाया जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं जी। अगली न्यूज़ है, एक्सकेवेटर्स एक्सप्लोर 3000 ईयर ओल्ड सील्ड कॉरिडोर ऑफ पेरू टेम्पल। अभी हम देख ही रहे थे काफ़ी दिनों से कि जो साउथ अमेरिका है, जो पेरू और ये चिली वाला एरिया है, बोलीविया वाला एरिया है, वहाँ पे मायान सिटी सिविलाइजेशन के वो मिले हैं, रेमिनेंट्स मिले हैं। तो अभी इसमें क्या बताया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, दे वर वर्किंग इन अ पेरू, दे हैव अनकवर्ड अ 3000 ईयर ओल्ड सील्ड कॉरिडोर डब्ड द कॉन्डोर स्पेस अपना पैसेज वे, इसका नाम दिया गया था कॉन्डोर पैसेज वे, ठीक है जी। अब बोलते हैं कि ये जो कॉन्डोर पैसेज वे है, ये दूसरे चैम्बर्स के साथ भी लीड करेगा, है ना। ये एंशियंट जो है ना, एक ना शवाइन कल्चर था, ये उसके टेम्पल कॉम्प्लेक्स में मिला है। बोलते हैं कि इसके और भी चैम्बर्स हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ देयर इनसाइड दोज चैम्बर्स, नोबडी इज़ अवेयर ऑफ दैट। ओके, नाउ ये ना आप जैसे मैंने बताया शवाइन कल्चर के साथ ये पर्टेनिंग है। तो ये जो है ना कल्चर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर इसके यहीं इन एंड अराउंड यहीं थे, अपना नॉर्थ ईस्ट ऑफ लीमा के। तो ये 1500 से 550 बीसी तक जो है ये देवर देयर, ठीक है ना। जो चवाइन है ना, चवाइन कल्चर के लोग, दे आर वेल नोन फॉर देयर एडवांस्ड आर्ट ऑफन फीचरिंग डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड फेलाइंस, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो ये 250 किलोमीटर आप इसमें देख सकते हैं कि 250 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ लीमा जो एक सिटी है उसके मिला है। अ लार्ज सेरामिक पीस weighing some 17 kg decorated with what appears to be a condor's head and wings has been found in the passageway। अच्छा, ये भी मिला है जी एक। देन द शवाइन दी हुआंटर जो है ये डिक्लेयर्ड, ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में बता दिया गया था। इसको याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इट वॉज एन द इंस्पिरेशन एंड नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट when the Peruvian armed forces built a network of tunnels to rescue 72 people taken hostage by the Tupac Amaru revolutionary movement। इसको याद करना है तो कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी पुराना है। आई डोंट थिंक कि अभी कहीं ये फिगर हो सकता है, बट स्टिल छोटा सा है। यू कैन ट्यूपैक अमारू रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये कहाँ रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पेरू का, ठीक है जी। पेरुवियन आर्मी ने 72 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करवाया था। तो ये जो है साइट वहाँ मिली है। ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। आगे चल के जो इम्पोर्टेंट है वो फ्रेंच कनेक्शन, अगेन वही आ गया है ना। तो इसमें क्या है कि फ्रेंच कनेक्शन में ना
इनका मिस्टर मोदी और जो मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन है, इनके एग्रीमेंट काफ़ी साइन हुए, तो ये ना इस एग्रीमेंट में ना बेसिकली डिफेंस एक्विजिशंस हो रही हैं। ऑलरेडी हमने राफेल जो है इनसे खरीद रखा है, एंड इन दिस विजिट अगेन दे आर जो है 36 जो राफेल हैं सितंबर 2016 में आ गए थे, अभी अगेन दे आर बाइंग राफेल जो है मरीन क्लास जो नेवी के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। तो द साइनिंग ऑफ द एन एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ 36 राफेल एयरक्राफ्ट इन सितंबर 2016 एंड एन इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट इन मार्च 2018 टू बिल्ड 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स जो जैतापुर महाराष्ट्र में है ना, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस पार्टनरशिप, ठीक है जी। ओके, नाउ डिफेंस और क्लाइमेट टेक में क्या क्या हो रहा है। जो पीएम की विजिट है, दिस इज़ लाइकली टू सी अरेंजमेंट्स और अनाउंसमेंट ऑन द एक्विजिशन ऑफ 26 राफेल एम। अब एम मीन्स मरीन वर्जन जो है इनके, अभी 26 हैं, पहले कितने थे, 36 थे। ओके, नाउ द फाइटर्स फॉर द इंडियन नेवी एंड को प्रोडक्शन ऑफ 3 मोर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स एट द पब्लिक सेक्टर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मजगांव अगेन कहाँ है, महाराष्ट्र में, विच हैज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड 6 स्कॉर्पियन ओब्लिक कलवेरी क्लास सबमरीन्स अंडर एन अर्लियर एग्रीमेंट, ठीक है जी। फ्रांस और इंडिया के अर्लियर एग्रीमेंट के अंदर ऑलरेडी इन्होंने जो है 6 स्कॉर्पियन ओब्लिक कलवेरी क्लास सबमरीन्स को प्रोड्यूस कर लिया है। एज टॉक ऑफ द यूएस इंडिया डील ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फॉर द GEF414 जेट इंजन, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आप इसको याद कर लीजिए। GEF414 जेट इंजन है फॉर द तेजस LCA जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बिकेम लाउडर अर्लियर दिस ईयर। द फ्रेंच ऑफर्ड देयर ओन साफरान इंजन दैट वुड बी फुली मेड इन इंडिया। ये याद रख लीजिए, साफरान इंजन एंड GEF414, ठीक है जी। साफरान इंजन जो है ये फ्रेंच ओरिजिन का है, ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव हेड। अभी एक न्यूज़ है, हाउ रशिया हैज़ बिकम दी वर्ल्ड्स टॉप वीट एक्सपोर्टर एट यूक्रेन एक्सपेंस। अभी क्या हुआ है, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसके बाद आई मीन एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि इकोनॉमीज ऑफ बोथ दी कंट्रीज दे आर टेंड टू गो डाउन, बट नहीं, देर आर फ्यू सेक्टर्स वेयर बोथ दी कंट्रीज हैज मेड गुड प्रोग्रेशन, राइट। उसमें से एक क्या है, ये वीट एक्सपोर्ट, ठीक है। उसमें हुआ क्या है, जो USDA है ना, द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसने एस्टिमेट किया है कि रशियाज वीट एक्सपोर्ट जो है इट इज़ एट ए रिकॉर्ड 45.5 मिलियन टन्स इन 2022 एंड 23 जुलाई और जून में, अप फ्रॉम 33 मीट्रिक टन एंड 34.5 मीट्रिक टन इन दी प्रोसीडिंग 3 मार्केटिंग ईयर्स। तो उनका बड़ा है, अब बड़ा क्यों है, सी द प्राइमरी डेस्टिनेशन ऑफ रशियन वीट आर द मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया लेड बाय इजिप्ट, ईरान एंड अल्जीरिया। तो आप जब फरवरी 2022 से जब ये रशिया ने इन्वेड किया था, तब से आप देखते ही आ रहे हैं कि विच कंट्रीज आर प्रो रशिया, विच कंट्रीज आर नॉट। तो आपको तो ये चीज़ें तो यहाँ देखने से पता चल रहा है, सेंट्रल एशिया, इजिप्ट, ईरान जो है दे आर प्रो रशिया, तो उनके साथ ही जो है एक्सपोर्ट का काम भी उन्हीं के साथ ही चल रहा है। वाइल द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है उसने यूक्रेन को हेल्प किया है 16.8 मीट्रिक टन इन 2022 एंड 23। अबाउट 39% ऑफ इट्स वीट जो है एक्चुअली मूव्ड बाय द लैंड रूट टू ईस्टर्न यूरोप इंस्टेड ऑफ द स्पेशली क्रिएटेड कॉरिडोर्स फॉर शिपिंग फ्रॉम द 3 डेजिग्नेटेड पोर्ट्स ऑफ ओडेसा, चोर्नोमोक्स एंड यूजनी। ये जो हैं यूक्रेन जो है उसकी मार्केट्स हैव बीन शिफ्टेड ड्रामेटिकली फ्रॉम एशिया टू नॉर्थ अफ्रीका बिफोर द वॉर टू मेनली यूरोप, मोस्टली ड्यू टू ईज ऑफ शिपमेंट। तो पहले जो था ये यूक्रेन जो था ये नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में सप्लाई कर रहा था लड़ाई से पहले, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो शिपमेंट की ईज मिल रही थी इसको, है ना, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा था उसको कम करने के लिए इसने पूरा अपना फोकस जो है ना वो यूरोप की तरफ कर दिया। लेकिन इसका फ़ायदा कौन ले गया, इसका फ़ायदा रशिया ले गया। ये आपने याद रखना है कि अब उसमें कम कैसे हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की मार्केट्स जो हैं लड़ाई से पहले एशिया और नॉर्थ अफ्रीका को के बजाय उसने शिफ्ट कर ली थी मेनली यूरोप की तरफ, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मिल रहा था, ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल रहा था, ओडेसा, चोर्नोमोक्स एंड यूजनी पोर्ट्स जो रेडली अवेलेबल थी इसके लिए। लेकिन रशिया इसका फ़ायदा ले गया, ठीक है। चलो, ओके, लेट्स मूव हेड। नाउ व्हाट आर द बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन दैट ही विल अटेंड। ये पीएम मोदी की बात हो रही है, हमने 2 दिन से डिस्कस किया है बेस्टाइल डे क्या होता है, एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। सो 14 जुलाई एक ह्यूज आर्मर्ड मोबिलाइजेशन थी जिसने बेस्टाइल करके जो एक प्रिजन थी उसकी तरफ मार्च करना शुरू किया।
जो बेस्टाइल थी ना, इट यूज टू बी कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ स्टेट पावर, वेयर पीपल वर इम्प्रिजेंड ऑफन विदाउट पब्लिकली स्टेटेड रीजंस, कि बिना बताए उनको वहाँ पे जेल में डाल दिया जाता था, है ना, कोई ऑप्शन नहीं था अपील करने का, है ना, कोई कुछ उनको कुछ फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे. इट आर ओनली 7 inmates. It was also believed to storm ammunition after attempts at negotiation and assurance by the governor Bernard Renede Launay failed. The restive crowd जो है they started crossing into the fortress. तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि बेस्टाइल जो प्रिजन थी उसमें स्टॉर्म कर दिया था, तो बेस्टाइल फेल, एंड डिलॉने जो थे वो वहाँ पे जो गवर्नर थे and the mayor of the Paris, they both were killed publicly by the public. The storming showed that what angry and determined common people were capable of. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो थे हमारे, वो भी 2009 में बेस्टाइल डे परेड के ऊपर गए थे. 14 जुलाई को पेरिस में होती है ये, मॉर्निंग में, मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई. ठीक है जी. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेस्टाइल डे परेड. और इसके बाद अपना स्पोर्ट्स का सेक्शन है. आई डेंट फाइंड एनीथिंग रेलिवेंट as far as our preliminary paper is concerned. So that was all about today's newspaper. I hope you liked it, and if you like it, then please like the video also, and subscribe it also, because I intend to make the video every day. In that way I might be able to help you all, and I try to make it a crisp video so that आपका टाइम बचता रहे और आपके जो जितने भी करंट में टॉपिक्स हैं ना वो रिविजिट होते रहें, स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो और करंट में चल क्या रहा है वो भी ऑल. ठीक है जी. चलो, इसके अलावा इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, माय चैनल इज़ रॉसबे एजुकेशन यूपीएससी, द सेम जो मेरा यूट्यूब चैनल है. तो उसमें अगर ज्वाइन करेंगे तो आई एम शेयरिंग गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑल्सो देयर, जो न्यूज़पेपर में नहीं आता, जो अलग अलग न्यूज़पेपर में आता है, हिंदू में आता है, पीआईबी में आता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी आ रही हैं. एंड आई ट्राई टू पुट फ्यू MCQs ऑल्सो जो आपकी हेल्प करेंगे. ओके, दैट वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे. Any questions, anything you want to ask me, you can ask me, and we will keep on meeting. I will keep on improving the video and the audio standards, right? Happy studying, and keep on motivating yourself. You will be there one day. Have faith. Self doubt is very destructive. Please refrain from that, right? All the very best. Jai Hind.